गेट फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स 2012 क्वेश्चन, ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So a particle of mass m is confined into a two-dimensional square well potential of a dimension a. This potential v of x is given by, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल गिवन है जिसका कि डायमेंशन है a एंड v of x इज इक्वल टू 0 फॉर x लाइंग बिटवीन माइनस a टू a एंड y लाइंग बिटवीन माइनस a टू a, ठीक है। यहाँ पे डायमेंशन अगर a है तो यहाँ पे शायद आपका 0 टू a होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन है तो हम इसी से सॉल्व करेंगे। So the energy, find the energy of the first excited state for this particle is given by, ठीक है। तो अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी यहाँ पे क्या होगा वो हमें अब निकालनी है। सो एनर्जी आइगन वैल्यूज, तो एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ ए पार्टिकल इन 2D बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे 2D होगा, एक x है एक y है, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ कितना हो जाएगा, अगर हम इसके अनुसार चले तो यहाँ पे विड्थ हो जाएगा ऑफ विथ 2a, ठीक है। यहाँ पे विथ जो है 2a, लेकिन यहाँ पे गिवन a है, पर हम इससे सॉल्व करते हैं क्योंकि पोटेंशियल जैसे हमें गिवन है उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सो इसका एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होगा, E nx ny इज इक्वल टू पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m, दिस इज 2a स्क्वायर, और यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर, ठीक है। तो अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होता है, एक होगा हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो कि होगा 1 और दूसरा होगा ये होगा ग्राउंड स्टेट, और हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 2 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे डीजेनरेसी आ गया, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 1 या 1 2 जैसे भी आप पुट करिए, यहाँ पे आ जाएगा ये nx एंड y इज इक्वल टू पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m 2a स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट करेंगे, ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, nx एंड y इज इक्वल टू ये कितना हो गया, पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन ये हो गया 4 8 ma स्क्वायर एंड दिस इज 4 5 इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू जो है वो आ गया। अब देखिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप डायमेंशन ए लीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन मैच हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए लेते हैं तो क्या होगा हमारा, देखिए पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन दिस इज 2ma स्क्वायर, अगर हम ये लेते हैं तो ये हो गया 5, यहाँ पे हमारा आया था nx एंड y का वैल्यू, सो ये हो गया 5 पाई स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा अगर हम डायमेंशन ए लेके करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियल का डायमेंशन गिवन है तो ये 0 से 2a हो गया, ठीक है, माइनस a टू a है। तो अगर आप ऐसे देखना चाहोगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द वेव फंक्शन psi of r1 and r2 x for a fermionic system consisting of two half spin particles, ठीक है, दो हाफ स्पिन पार्टिकल्स है, फॉर्मियंस है। द स्पेशल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन इज गिवन बाय, स्पेस पार्ट हमें गिवन है वेव फंक्शन का जो कि इस तरह से है, ठीक है। वेयर phi1 and phi2 आर द सिंगल पार्टिकल स्टेट्स, phi1 और phi2 जो है वो सिंगल पार्टिकल स्टेट्स है। द स्पिन पार्ट psi of the wave function with spin states alpha plus 1/2 and beta minus 1/2, this is the spin state, ठीक है, should be। तो यहाँ पे हम जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मियंस की बात की गई है, तो फॉर्मियंस जो होता है उसका जो वेव फंक्शन होता है वो एंटीसिमेट्रिक होता है, ठीक है। फॉर्मियंस का जो वेव फंक्शन होता है वो एंटीसिमेट्रिक होता है, तो या तो हमारा स्पेस पार्ट एंटीसिमेट्रिक हो और स्पिन पार्ट सिमेट्रिक हो तो वो भी एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। जैसे कि देखिए फॉर ए सिस्टम ऑफ आइडेंटिकल fermions, for a system of identical fermions, total wave function, this is wave function should be
एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, should be antisymmetric in nature. Since ये जो हमें वेव फंक्शन गिवन है, since वेव फंक्शन psi of r1 r2 is equal to 1/√2, ये कितना हो गया, phi1 r1 phi2 r2 प्लस phi2 r1 phi1 r2, ठीक है। तो ये जो वेव फंक्शन है वो हमारा सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, ठीक है। ये मैंने आपको एक यूट्यूब वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें मैंने आइडेंटिकल पार्टिकल्स में बताया है कि कौन सा सिमेट्रिक होता है और कौन सा एंटी सिमेट्रिक होता है फर्मियोन्स में, ठीक है। तो वो वीडियो आप यूट्यूब पे जाके देख लो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये वाली कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो हमारा सिमेट्रिक है, इसलिए जो हमारा स्पिन पार्ट होना चाहिए वो एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए पार्टिकल एक्सचेंज ऑपरेटर के तौर पे, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो ये वेव फंक्शन तो सिमेट्रिक है ही, और एक्स भी अगर हमारा सिमेट्रिक हो गया तो ये पूरा ही वेव फंक्शन जो हमें मिलेगा साई टोटल, जैसे कि हम ऐसे लिखते हैं साई टोटल इज इक्वल टू साई, दिस इज इक्वल टू साई स्पेस पार्ट एस स्पेस पार्ट एंड साई स्पिन पार्ट, ठीक है। स्पेस पार्ट यही हो गया हमारा स्पेशल पार्ट। तो ये अगर हमारा यहाँ पे गिवन है कि ये सिमेट्रिक है, ठीक है, तो ये हमारा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, दिस शुड बी एंटी सिमेट्रिक, ताकि हमारा वेव फंक्शन जो है वो एंटी सिमेट्रिक हो जाए, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए ये एंटी सिमेट्रिक ही होना चाहिए फर्मियोन्स के केस में, फर्मियोन्स के केस में। तो जब प्लस साइन होता है तो वहां पे हमारा सिमेट्रिक होता है। अब देखिए अगर ये स्पिन पार्ट हम लेते हैं, बी ऑप्शन, बी अगर हम ले रहे हैं, बी इज इक्वल टू 1/√2, ये हो गया अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ये हो गया अप स्टेट, ये हो गया डाउन स्टेट, ये भी अप स्टेट ये डाउन स्टेट, दोनों का हम यहाँ पे इक्वल प्रोबेबल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ले लिया गया है। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है और माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है एंटीसिमेट्रिक पार्ट को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको यूट्यूब वाले एक वीडियो में बता दिया है, क्वांटम मैकेनिक्स के एक प्लेलिस्ट में है आइडेंटिकल पार्टिकल्स करके, वो वीडियो आप देख ले ताकि आपको ये अच्छे से पूरा समझ में आ जाए, ठीक है। सो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बी नंबर, ओके। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, a particle is constrained to move in a truncated harmonic potential well x greater than 0 as shown in the figure, which one of the following statement is correct। तो इसमें से हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है ये टोटल हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं है, ये कुछ इस तरह से होता, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा गिवन नहीं है। और यहाँ पे ये ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर है, एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन में है, सिर्फ यहाँ पे पोटेंशियल है। तो इसमें से बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे पहले हम लिखते हैं कि वी ऑफ एक्स अगर पूरा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता तो क्या होता, दिस इज वी ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये वाला फॉर्मूला होता अगर हमारा पूरा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता, लेकिन यहाँ पे ट्रंकेटेड है तो ये हो गया ट्रंकेटेड, दिस इज ट्रंकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो इसका कितना वैल्यू है, देखिए वी ऑफ एक्स हम कैसे लिख सकते हैं, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे के का वैल्यू है एम ओमेगा स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये कौन से रीजन में है, एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन में, ठीक है, दिस इज 2, और इन्फिनिटी है हमारा एक्स लेस देन इक्वल टू 0 रीजन में, देखिए ये इन्फिनिटी है जा रहा है, ये इन्फिनाइट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी दिखा रहा है, तो हम पहले एनर्जी फाइंड करते हैं, देखते हैं हमारा क्या वैल्यूज मिल रहा है। तो हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता था उसका हमारा वेव फंक्शन कैसे होता था वो देखिए पहले आप, यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर गिवन होता था, ये होता है n इक्वल टू 0, दिस इज n इक्वल टू 1, दिस इज n इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका वेव फंक्शन कैसे होता था, इसका वेव फंक्शन होता था यहाँ पे अगर
हमारा x इक्वल टू 0 है, दिस इज x इक्वल टू 0। तो वेव फंक्शन कुछ इस तरह से होता था। ये था हमारा n इज इक्वल टू 0 स्टेट के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम n इज इक्वल टू 1 स्टेट में लेना चाहेंगे तो ये होता था कुछ इस तरह। ये ऐसे ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ये छोटा ये बड़ा नहीं होगा, दोनों सिमेट्रिक होगा, बस समझाने के लिए मैं बता रही हूँ आपको। और ये कुछ इस तरह से होता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेन रूल यहाँ पे क्या है, इफ v ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी देन psi ऑफ x टेंड्स टू 0, ठीक है। जब हमारा पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल इंफिनिटी की ओर जाएगा तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो 0 की ओर जाएगा, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में होगा अगर पोटेंशियल जो है इंफिनिटी की ओर जा रहा है, दिस इज इंफिनिटी, अगर ये इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन जो है कुछ मिल रहा है वैल्यूज, तो ये स्टेट हमारा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन n इज इक्वल टू 1 स्टेट जो है वो भी यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन जो है वो 0 हो रहा है, ठीक है। ये वेव फंक्शन का ग्राफ है, तो यहाँ पे वेव फंक्शन 0 हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज मिल रहा है, तो यहाँ पे भी वेव फंक्शन 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, En जो हम लिखते थे हार्मोनिक ऑसिलेटर का, En इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू n प्लस 1/2, दिस इज h बार ओमेगा, ये जो हमारा होता था पूरा हार्मोनिक ऑसिलेटर का इसका, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यूज होता था n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। लेकिन अगर हम ट्रंकेटेड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 एच बार ओमेगा, और इसका हमारा n का वैल्यू हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वेव फंक्शन 0 हो रहा है, जितने भी ऑड वैल्यूज होंगे 1 3 5 7 इस तरह से हमारा एनर्जी आइगन वैल्यूज मिलेगा। सो यहाँ पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी क्या होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगा, देखिए ई एन इज इक्वल टू, ये एन हो गया, तो दिस इज 3/2 एच बार ओमेगा, ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। ये हो गया ग्राउंड स्टेट एनर्जी, दिस इज E1, ठीक है। उसी तरह अगर हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखना चाहेंगे तो हो जाएगा E3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 एंड दिस इज 3, ये हो गया 7/2, दिस इज 7/2 एच बार ओमेगा, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी है वो हमें मिल गया, सो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ट्रंकेटेड में क्या होगा, ट्रंकेटेड में जो है इसका n का वैल्यू 1 3 5 7 हो जाएगा, और हमारा जो पूरा हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसमें n का वैल्यू 0 1 2 3 हम लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, so the question is, consider a system in the unperturbed state described by the Hamiltonian H naught is equal to in the matrix form, ठीक है। The system is subjected to a perturbation of the form H prime is equal to this matrix form, where del is very less than 1. The energy eigenvalue of the perturbed system using the first order perturbation approximation R, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करनी है, यहाँ पे हमें फाइंड करनी है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ये जो है डी जनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी से फाइंड हम कर सकते हैं, इसकी वीडियो भी मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप वो वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कैसे हम डब्ल्यू मैट्रिक्स बनाते हैं, डी जनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं वो अब हम यहाँ सीखेंगे। सो यहाँ पे अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन कितना है, दिस इज अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन H नॉट इज इक्वल टू 1001, ठीक है। ये अनपर्टर्ब्ड है, तो इसका एनर्जी आइगन वैल्यू क्या हो गया, एनर्जी आइगन वैल्यू E1 नॉट इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये हो गया 1, E20 इज इक्वल टू 1, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स है और ये हमारा यहाँ पे 0 0 है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स ही हमारा एनर्जी आइगन वैल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे इसका एनर्जी आइगन वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर इज इक्वल टू
1 0 एंड 0 1, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग ये होगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग ये एनर्जी आइगन वैल्यू हमें, एनर्जी आइगन वेक्टर हमें मिलेगा। नाउ यूजिंग now using degenerate perturbation थ्योरी, ठीक है। अब हम डीजेनरेट परटर्बेशन थ्योरी को अप्लाई करेंगे और देखेंगे हमारा डब्ल्यू मैट्रिक्स यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। तो यहाँ पे वन स्टेट को हम क्या लिख देंगे, 1 0, ये हमारा वन स्टेट है। दूसरा स्टेट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 1, ठीक है। और एनर्जी आइगन वैल्यू तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब इसका वैल्यू देखिए क्या होगा। अब हम डेल्टा एच प्राइम फाइंड करेंगे जिससे कि हमें इसका आइगन वैल्यू निकालने के बाद पता चले कि इस मैट्रिक्स का ये जो पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन है उसका एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, दिस इज एच, ये हो गया क्वार्टर पार्ट ऑफ हैमिल्टोनियन वन स्टेट में, ठीक है। इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू इस वन स्टेट में, फिर हो जाएगा इसका टू स्टेट में, फिर इसका होगा 2 एच प्राइम वन स्टेट में, फिर 2 एच प्राइम टू स्टेट में, ठीक है। अब ये सारे का ही वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो ये वाला फर्स्ट वाला देखते हैं, 1 एच प्राइम 1, इसका वैल्यू क्या होगा। ये देखिए किट वेक्टर है, ये ब्रेव वेक्टर है, ठीक है। ब्रेव वेक्टर को हम लिखेंगे 1 0 इस फॉर्म में, और ये हमारा पर्टर्ब पार्ट कितना है, ये है दिस वन। सो एच प्राइम का वैल्यू कितना हो गया, डेल डेल, दिस इज ऑल्सो डेल एंड दिस इज ऑल्सो डेल, ये हो गया हमारा 1 0, ठीक है। ये अब हम किट फॉर्म में लिखें तो ये हमारा इस तरह से आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया डेल डेल, और ये हो गया 1 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना मिल गया, दिस इज डेल प्लस 0, तो ये हो गया डेल, ठीक है। इसका वैल्यू अब हमें मिल गया। अब हम ये वाला फाइंड करते हैं, therefore 1 h prime and this is 2 is equal to 1 0, सेम मेथड है। इसको क्वार्टर पार्ट को लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया 0 1, इसका भी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, डेल, ठीक है। सिमिलरली सारे क्वांटिटी को आप फाइंड करेंगे तो वो आपको मिलेगा, सिमिलरली this also is equal to del and 2h2 also equal to del। तो सारे वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये सारा वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इसका एनर्जी आइगन वैल्यू निकालेंगे। जो एनर्जी आइगन वैल्यू निकलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के द्वारा, उसको हम कहेंगे कि वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन होगा, ठीक है। सो यहाँ पे डेल्टा एच कितना आ गया, इज इक्वल टू दिस इज डेल 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 डेल, ओके। अब हम यहाँ पे आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, आइगन वैल्यू इक्वेशन अप्लाई करेंगे। आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा एच प्राइम, यहाँ पे मैंने प्राइम लिया है तो दिस इज ऑल्सो प्राइम, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे लैम्डा इंटू आई इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा, दिस इज डेल, दिस इज डेल, डेल माइनस लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, डेल माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो गया डेल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा इंटू डेल, ठीक है। ये माइनस डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, दिस इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 डेल इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे से लैम्डा को कॉमन ले लेते हैं, तो लैम्डा माइनस 2 डेल ये हो गया इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू फर्स्ट क्या हो गया, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद फिर दूसरा वैल्यू लैम्डा माइनस 2 डेल इज इक्वल टू 0, therefore लैम्डा इज इक्वल टू 2 डेल, ये आ गया हमारा दूसरा आइगन वैल्यू, ठीक है। सो लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 डेल, ठीक है। तो अब हमारा जो एनर्जी था वो कितना था, 1 1, तो एनर्जी करेक्शन कितना आ जाएगा,
therefore energy correction E10 is equal to 1 plus 0 is equal to 1 और ये एनर्जी आइगन वैल्यू हमारा कितना आ गया 1 प्लस 2 डेल इज इक्वल टू प्लस 2 डेल। ठीक है, अब यहाँ पे शिफ्टिंग भी होगा, जैसे क्या 1 एंड 1 प्लस 2 डेल, ये दोनों एनर्जी आइगन वैल्यू करेक्शन हमें मिलेगा। सो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया हमारा ए ऑप्शन। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमें गिवन है वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन है, यहाँ पे हमें गिवन है और इसमें बोल रहा है वेयर ए नॉट इज द बोर रेडियस। ठीक है, द प्लॉट ऑफ द रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी ऑफ आर ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी ऑफ आर ऑफ हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ये करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होता है, पी ऑफ R, this is P of R is equal to, ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है तो इसका हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर एंड दिस इज R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, दिस इज 1/4 पाई ए नॉट क्यूब। ठीक है, ए नॉट क्यूब हो गया, स्क्वायर होने पे ये 2 कैंसिल हो गया, ए नॉट क्यूब एंड इट इज e टू द पावर -2r/a नॉट। ठीक है, और ये आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये पी ऑफ आर वेव फंक्शन हमें यहाँ पे प्लॉट करनी है। सो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे डोमिनेंट है। पी ऑफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आर का टर्म हम यहाँ पे सिर्फ देख रहे हैं एंड ई टू द पावर -2 ऑफ आर अपॉन टी 2 इंटू आर अपॉन ए। ठीक है, अब देखिए फॉर स्मॉल वैल्यूज, स्मॉल वैल्यूज के लिए क्या होगा, आर जो है यहाँ पे डोमिनेंट होगा, क्योंकि ये ऑप्शन में आप देखिए, ये ऑप्शन में क्या होगा, जब पी ऑफ आर जो है छोटा है, ठीक है, यहाँ पे का जो है वो स्टार्ट होगा तो वो पी ऑफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, फॉर स्मॉल आर, आर जब स्मॉल है तो आर स्क्वायर जो है यहाँ पे वो डोमिनेंट होगा, लेकिन जैसे जैसे आर यहाँ पे बढ़ेगा वैसे वैसे ई टू द पावर -r अपॉन ई टू द पावर -2r अपॉन ए, ये जो है ये पार्ट जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल माइनस का जो पावर होता है वो डोमिनेंट होता है हमेशा, तो ये वाला ग्राफ क्या होगा, सो फॉर स्मॉल आर द टर्म आर स्क्वायर इज डोमिनेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में तो यहाँ से शुरू हुआ है तो ये तो पहले ही गलत हो गया, इसमें जो है ये डिकेइंग हो रहा है तो ये भी गलत हो गया, और ये जो है वो और जल्दी डिके हो रहा है तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये टर्म नहीं है, यहाँ पे आर स्क्वायर टर्म भी है तो इसको भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहले जो है ये इंक्रीज करेगा आर, जो हम आर स्क्वायर टर्म से डोमिनेंट होगा। ठीक है, उसके बाद फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ आर, for this is for large values of r, the term e to the power -2r upon a naught will be dominant। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, e to the power -2r अपॉन a, ये जो है ये डिकेइंग फंक्शन होता है, तो डिकेइंग फंक्शन होगा तो ये ऊपर तक पीक पे जाएगा, उसके बाद फिर ये डीके हो जाएगा, डीके होने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये जो ग्राफ है हमारा ये इंक्रीज हुआ आर से, उसके बाद डिक्रीज हुआ एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, तो ये हमारा ग्राफ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। द वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ फ्री स्पेस इज गिवन बाय। अब फ्री स्पेस पे मूव करने वाले पार्टिकल का वेव फंक्शन हमें गिवन है और हमें क्या बोल रहा है, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज, हमें क्या फाइंड करना है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो इसका देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो वेव फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, साई इज इक्वल टू ई टू द पावर आई के एक्स प्लस 2 ई टू द पावर -i के एक्स। ठीक है, सो साई इज इक्वल टू ई टू द पावर आई के एक्स प्लस 2 ई टू द पावर -i के एक्स। सो फ्री पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है हमें गिवन है, अब हमें कह रहा है कि एनर्जी आइगन वैल्यू या फिर एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आप निकालिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे टोटल एनर्जी ऑपरेटर, दैट इज H इज इक्वल टू -h बार स्क्वायर अपॉन 2m, दिस इज डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर
और ये जो हमारा वेव फंक्शन है वो कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको एक स्टेप यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनर्जी निकालने के लिए ये वाला ऑपरेटर को यूज करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा साई इज इक्वल टू h bar स्क्वायर अपॉन 2m एंड दिस इज डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे साई का वैल्यू पुट करते हैं, ये हो गया e टू द पावर i kx प्लस e टू द पावर दिस इज 2 e टू द पावर माइनस i kx। ये वैल्यू अब हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा वैल्यू, देखिए दिस विल बी इक्वल टू माइनस h बार स्क्वायर अपॉन 2m, ये आ गया, ठीक है। अब हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू के, इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा से करेंगे तो ये फिर आ जाएगा आयोटा इंटू के, और ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा इंटू के एक्स। और इसका करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज प्लस, ये माइनस आयोटा जो है तो के माइनस आयोटा के, ये दो बार आ जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। सो दिस विल बी 2 e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है। ये वैल्यू हमें निकल के आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू h बार स्क्वायर अपॉन 2m, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा के स्क्वायर, दिस इज माइनस के स्क्वायर एंड e टू द पावर आई के एक्स, ये हो गया माइनस आयोटा, दिस इज प्लस आयोटा स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो माइनस आयोटा के स्क्वायर, ये आयोटा यहाँ पे नहीं होगा, तो दिस इज नॉट हियर, ये हो गया के स्क्वायर इंटू 2 e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, ठीक है। तो कुछ इस तरह से वैल्यू अब हमें मिल गया। अब ये देखिए माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया h बार स्क्वायर अपॉन 2m एंड दिस इज के स्क्वायर भी बाहर लेते हैं तो ये बाहर चला गया, दिस इज आयोटा के एक्स प्लस 2 e टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स, ये अब हमारा वैल्यू आ गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज के स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m, दिस इज साई। अब हमें क्या मिल गया, h ऑपरेटर जब हम साई पे ऑपरेट किए तो हमें एनर्जी आइगन वैल्यू मिलना था, जो कि हमें मिल गया। देयरफॉर E इज इक्वल टू, दिस इज E इज इक्वल टू के स्क्वायर h बार स्क्वायर अपॉन 2m, ये हमारा एनर्जी आइगन वैल्यू आ गया, ठीक है। दिस इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, h बार स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। सो 48 क्वेश्चन नंबर हो गया। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द रियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, तो रियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन के लिए जो भी हमारा करंट होता है वो हमेशा ही जीरो होता है। अगर आयोटा नहीं है, ठीक है, कोई भी वेव फंक्शन में अगर आयोटा नहीं है तो वहाँ पे कोई भी फ्लो नहीं होगा, वहाँ पे कोई भी करंट डेंसिटी नहीं होगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर कोई भी वेव फंक्शन में आयोटा का पार्ट नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रियल पार्ट्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, हमेशा ही जीरो होता है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैलकुलेट करके देखना, जो हमारा पार्ट निकल के आएगा वो ऑलवेज जीरो होगा। तो यहाँ पे ही कर देती हूँ 49 नंबर, ठीक है। सो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इज जीरो फॉर रियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। अगर आपको लग रहा है फिर भी कि जीरो आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको पुट करके देख लेना, ठीक है। ये है हमारा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, ये हो गया माइनस आई एच बार अपॉन 2m, और यहाँ पे होता है साई का वैल्यू डेल साई प्राइम अपॉन डेल एक्स माइनस साई, दिस इज डेल साई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। यहाँ पे हो गया इसका कॉन्जुगेट, ये जो वैल्यू आएगा ये आपको जीरो आएगा, ठीक है। आप इसमें पुट करके पहले साई लेना, और जब कॉन्जुगेट हो तो उसका माइनस आयोटा कर देना आयोटा को, और यहाँ पे पुट करना। अब देखना कि ये जो जे का वैल्यू होगा वो हमेशा ही आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। अगर आप CSI नेट GRF और गेट फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए।
तो यहाँ पे मैं आपके लिए ला रही हूँ लास्ट 13 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर सॉल्यूशंस, जिसमें कि आप सब्जेक्ट वाइज भी बाय कर सकते हैं और फुल कोर्स सब्जेक्ट का भी बाय कर सकते हैं। अगर आपको CSIR नेट JRF फिज़िक्स का जो सब्जेक्ट है उसको बाय करनी है, पर सब्जेक्ट आपको 600 पे करने पड़ेंगे, और गेट एग्ज़ाम की अगर बाय करनी है तो आपको 500 पे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पूरा सब्जेक्ट बाय करना चाहते हैं, पूरा कोर्स बाय करना चाहते हैं, तो आपको 50% ऑफ मिलेगा नेट एग्ज़ाम के लिए, नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए, और 54% ऑफ मिलेगा गेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए। तो ये कोर्स जल्द से जल्द लॉन्च होने वाली है बिफोर अपकमिंग एग्जाम्स, सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।